चेस्ट एक्सरे को देखने के लिए हमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि पेशेंट का जो डाटा वो ज़रूरी है। पेशेंट का नाम, उसका एज और जेंडर वो होना ज़रूरी है। और उसके बाद पेशेंट का जो एक्सरे है वो किस व्यू से लिया गया है। एक्सरे जो होता है वो एपी व्यू भी है, पीए व्यू भी है, लेटरल व्यू भी है, स्पाइन व्यू भी है और प्रोन व्यू भी है। ठीक है, स्पाइन व्यू कैसे होगा, वो सीधा लेटा हुआ है। प्रोन व्यू में वो उल्टा लेटा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट स्पाइन सीधा वो है, खड़ा हुआ पीए व्यू में है। और एपी व्यू वो पेशेंट जो है जो नहीं खड़े हो सकते, बेड रिडन है, आईसीयू के अंदर लेटे हुए हैं, तो उनको लेटे हुए को जो नीचे स्पाइन रख के नीचे स्पाइन रखेंगे, ऊपर से एक्सेल लाइट की बीम आएगी, तो वो एपी व्यू होगा। पीए व्यू वो व्यू होता है कि पेशेंट का जो फेस है टूवर्ड द स्लाइड होता है, यहाँ पे दीवार के साथ एक्सरे शीट लगाई जाती है और हमें कहा जाता है कैसे खड़े हो। वैसे इसको ये चीज़ें हम खड़े करके ऐसे करते हैं, पीछे से हमारे लाइट आती है। देखो उसका मतलब है पोस्टीरियर टीरियर है, लाइट पीछे से आ रही है और इंटीरियरली जो है वो शीट पड़ी हुई है। और हम ऐसे करते हैं इसलिए ताकि हमारी जो स्कैपुला है वो मैक्सिमम खुल सके, स्कैपुला हमारा पूरा खुल सके। और हमें कहा जाता है कि लंबा सांस अंदर लें और रोक लें ताकि मैक्सिमम लंग इनहेल हो जाए। ठीक है, ताकि लंग्स की जितनी भी कैपेसिटी है वो सारी हमें एक्सरे पे विजिबल हो सके, इतना है। और इसमें जो वाइडनिंग है स्कैपुला की वो भी इसमें नज़र आती है, इसलिए उसे कहते हैं पीए व्यू। पीए व्यू का जो देखने के लिए मेन होता है वो ये है कि एक देखें ये पोस्टीरियर जा रहा है, रिब्स आ रही है, तो ये जो रिब्स आपको पहली नज़र आ रही है ये पोस्टीरियर वाली रिब्स है। ठीक है, और जो रिब्स काउंट हमने करनी है वो ये है, ये जो आगे जाके कर्व हो रही है इंटीरियर, ये इंटीरियर रिब्स है जो कर्व्ड हो रही है ऐसे। जो ये वाली रिब्स है ये पोस्टीरियर बैक साइड से रिब्स आ रही है। और ये जो शेडो है ये वाला नज़र आ रहा है आपको, ये स्कैपुला का है। ये इसमें इतना क्लियर नहीं है, ये स्कैपुला का है। अब ABC ऑफ द चेस्ट एक्सरे वो क्या होती है। ए के अंदर क्या होगा, ए है ना, ए में हमने चेस्ट एक्सरे में जब भी देखना है तो क्या क्या चीज़ें देखनी है, वो ए से लेके जेड तक हमने कुछ भी देखना होता है। सबसे पहले हमने एयरवे देखना होता है। एयरवे के अंदर हमारा ट्रैकिया है, ब्रोंकाइज है, मेन ब्रोंकस है, वो देखना है। ये देखें, ये ट्रैकिया आ रहा है, नज़र आ रहा है, और ये देखेंगे राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो चुका है। ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है। ठीक है, लेफ्ट कार्डिक शेडो, लेफ्ट साइड है, ये ज़्यादा है। ये नज़र आ रही है आपको, डिवाइड होती नज़र आ रही है, कहाँ पर डिवाइड होती है, ये देखो, ये इधर आ रहा है ब्रोंकस, मेन ब्रोंकस नज़र आ रहा है आपको, और ये ब्रोंकस लेके इससे एक इधर जा रहा है। और ये देखें राइट वाला जो ब्रोंकस है वो स्ट्रेट है और वर्टिकल है, ये थोड़ा सा नैरो भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। इसलिए अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल कोई बंदा अगर इनहेल करता है ना, पीनट वगैरह है, वो अगर फॉरेन बॉडी एक्सीडेंटली चला जाता है तो वो मोस्ट कॉमनली राइट साइड में जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेट और सीधा है और वाइट होता है, वो सीधा वहाँ पर नीचे चला जाएगा। ए से हमने एयरवे देखना है। एयरवे में हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है कि वो शिफ्टेड तो नहीं है, फुल तो नहीं है, डायलेटेड बहुत ज़्यादा तो नहीं है, या स्टेनोज तो नहीं है, या कुछ इसके अंदर हमें ट्यूब कुछ चीज़ एक्स्ट्रा नज़र आ रही है, इस तरह ईटीटी डली हुई है, तो वो हमें यहाँ पे इसमें नज़र आ रही है। बी से हमने बोन्स देखी, बी से क्या देखना है, बोन्स में एक्सरे हमारे इमरजेंसी में 3 नंबर कमरे में हम COD में बैठे होते हैं, यूनिटी के RTA के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं जितने भी, तो उसमें देख रहे हैं कि रिब्स फ्रैक्चर है, फ्लाइन ऑफ चेस्ट है, ठीक है, मल्टीपल मोर देन 2 to 3 रिब्स फ्रैक्चर है, स्कैपुला है, उसके बाद ये हमारा क्लैविकल का फ्रैक्चर है। तो ये सारा हमें चेस्ट एक्सरे पे ही पता चल जाएगा कि उसके रिब्स में कहाँ कहाँ कौन सी बोन में फ्रैक्चर है, या स्किलोसिस है, टाइफोसिस है, और वो अगर इसके में भी फ़र्क है तो वो भी आपको बड़ा ईजी से नज़र आ जाएगा। ये कर्व भी है जब स्ट्रेट है, ये पेशेंट ठीक है या तो हुआ नहीं, तो अगर ये ओल्ड एज है, टाइफोसिस हुई हुई है, तो ये कर्व भी आपको नज़र आ जाएगी इसमें। उसके बाद सी से क्या देखेंगे, इससे कार्डियक शेडो, ये हमारा कार्डियक शेडो है। ठीक है, कार्डियम और पेरिकार्डियम इसके अंदर ऐसा। ठीक है, अब अगर इसका साइज यहाँ से लेके ये हमारा कोस्टोपेडिक एंगल जो है
ठीक है। ये बायलेटरल यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो टोटल डिस्टेंस है और इस एंगल से लेके इस एंगल तक जो हमारा डिस्टेंस है। अगर ये वाला डिस्टेंस मोर देन जो है ना 2/3 इससे ज़्यादा होगा, 2/3 इससे, इस वाले से हम इसको कार्डियोमैगेली कहेंगे। समझ आई कि नहीं है? ये यानी कि अगर ये हमारा टोटल है ना 10 सेंटीमीटर का, ये वाला टोटल मास है, ठीक है। अब इसको अगर हम 3 में डिवाइड करें तो 3.3 बनता है। अगर ये वाला हमारा मोर देन इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6.6 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये इसको कार्डियोमैगेली है, ठीक है। क्या है? इसको कार्डियोमैगेली है, इसका कार्डियक शैडो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर यहीं पे पेशेंट का व्यू होगा एपी व्यू, तो एक्सरे बीम आगे से जा रही है तो कार्डियक शैडो पहले आएगा, बाकी पीछे आएगा, तो उसमें कार्डियक का जो शैडो है वो हमें ज़्यादा नजर आएगा। क्योंकि एक चीज़ यहाँ रख के तस्वीर ली जाती है ना, जब पीछे हम यहाँ पे कोई भी चीज़ रख के पीछे तस्वीर लेंगे तो ये चीज़ हमें बड़ी मैग्नीफाई होकर नजर आती है, ये चीज़ बड़ी होकर नजर आएगी, पीछे वाली चीज़ छोटी नजर आएगी। तो उसमें कार्डियक शैडो कई दफ़ा ऐसा होता है कि अपने व्यू का पता नहीं होता और हम उसको कार्डियोमैगेली लेबल कर लेते हैं। उसको कार्डियोमैगेली नहीं करना जब तक हमें उसका व्यू का ना पता। तो व्यू का देखने के लिए आपने इन रिब्स के एंगल से भी देख सकते हैं, जो भी कॉन्फिडेंस इसमें नजर आ रहा है। और अच्छा एक्सरे आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे जरूरी जो है ना वो आपको डिजिटल व्यू ही अच्छा लगता है। तो हमारे पास एमरजेंसी में आ रहे होते हैं नॉर्मल व्यू, वो इतने ऑथेंटिक या उसमें इतनी हम जो है ना फ्रीकी वाली चीज़ें नहीं देख सकते। सी हो गया। डी से क्या देखें? डायफ्राम। वेरी गुड। अब ये देखें, इसका डायफ्राम ये वाला यहाँ पे और ये वाला इससे ऊपर है, क्यों? हाँ, नॉर्मल है ये, ठीक है, क्योंकि लीवर की वजह से ये जो डायफ्राम है, ये इसका क्रस्ट जो है, डायफ्राम का क्रस्ट, ये नॉर्मली 2 सेंटीमीटर अबव होता है, 2-3 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट साइड। ये गैस्ट्रिक वाली साइड है, ये लीवर वाली साइड है, ये थोड़ा सा ऊपर होता है, डायफ्राम ऊपर पुल होता है बिकॉज ऑफ द लीवर, ये नॉर्मल, ठीक है। और ये एंगल बिल्कुल इस तरह शार्प एंगल होने चाहिए लेंस में, ठीक है। ब्लंट अगर ये एंगल होंगे तो फिर ये इसका मतलब है कि देयर इज नॉर्मल कलेक्शन है, ये ब्लंट इसलिए है। डी हो गया। डी के बाद क्या है? ई से क्या देखें? ई और एच, ठीक है। ई के बाद क्या आता है? ठीक है। ई और एच में हम देखते हैं इक्वल और हाइलम, ये लंग्स फील्ड जो है इसकी, ये फील्ड आ रही है, ये बायलेटरल इक्वल है, इसका ये जो हाइलम है सॉरी हाइलम, ये नॉर्मल है, इसकी जो है इसकी मीडियस्टिनम है, ये देखो ना, ये बेसिकली ये मीडियस्टिनम होती है हमारी, कि इसकी वाइडनिंग तो नहीं है, यहाँ पे कलेक्शन तो नहीं है। मीडियस्टिनम के अंदर ट्यूमर मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? वाइडनिंग ऑफ द मीडियस्टिनम कौन सा ट्यूमर करता है? चेस्ट एक्स-रे में जिसको हम देखते हैं थाइमोमा। थाइमस जो होता है वो कहाँ पे होता है? ठीक है, थाइमस का थाइमोमा अगर बनना हो तो वो यहाँ पे वाइडनिंग हो जाएगी इमेज की, वो भी नजर आएगी। तो अब एच से हम हेमोथ्रेक्स दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह उन्होंने बताया। ई से हम फ्यूजन देख सकते हैं, फ्यूजन जिस तरह मैंने बताया कि ब्लंट हो जाएगा। हाइपोडेंस और हाइपरडेंस, हाइपोडेंस वो होता है कि ये हाइपोडेंस एरिया सारा, लेकिन ये बोनी हाइपोडेंस है, ठीक है, ये टिश्यू हाइपोडेंस है। इस हाइपोडेंस में और इस हाइपोडेंस में फ़र्क है। देखो यहाँ पे रिप जाती है, हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे भी ये दोनों हाइपोडेंस है, लेकिन ये बोनी हाइपोडेंस है, ये सॉफ्ट टिश्यू हाइपोडेंस है। इसी तरह अगर फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगी तो वो वाला हाइपोडेंस जो होगा वो थोड़ा सा शाइनी होगा, वो भी हमें पता चलेगा कि यहाँ पे फ्लूइड आ रहा है। तो यहाँ पे ये एंगल ब्लंट हो जाएगा। कितना फ्लूइड हमें चाहिए मिनिमम कि ये जो एंगल है कोस्टोफ्राइडिंग एंगल, ये ब्लंट हो जाए, मिनिमम कितना भी फ्लूइड हो, जिससे के बाद हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल ब्लंट हो गए। यहाँ पे ऐसे कितना फ्लूइड होगा? 250 ml तक, इसको 150 ml से 250 ml तक ये होगा तो ये एंगल ब्लंट हो जाएंगे, ठीक है। 150 से 250 ml तक अगर इसमें फ्लूइड होगा तो ये एंगल ब्लंट हो सकते हैं, ठीक हो गया। ए बी सी डी ई एफ, एफ से क्या होगा?
हाँ, डी के बाद हमारा क्या आता है अभी? जी, ई देख लिया, एच जी हमने छोड़ दिया बीच में। जी में हमारा गैस्ट्रिक शेडो आता है जो कि नॉर्मल होता है, ये नज़र आ रहा है गैस्ट्रिक बबल। ठीक है, गैस्ट्रिक स्टोमक के अंदर एक नॉर्मल फंडस के ऊपर एयर जो होती है ना, एयर लेवल नज़र आता है, ये वाला, ये फंडस ये नॉर्मल है, गैस्ट्रिक बबल कहते हैं इसको, ये आना चाहिए। ई एच आई, अब आई में क्या होगा? आई में कोई भी इंजरी हो गई है उसको, लंग कंट्यूजन हो गई है, लंग की इंजरी होगी। जिस तरह हमारे पास ये पेशेंट पड़ा हुआ है, चेस्ट ट्यूब डली हुई है, जिसको चेस्ट ट्यूब वाला पेशेंट है, लंग इंजरी है उसको, यहाँ पे ये सेंट्रल लोब में सारी कंट्यूजन है, या कोई फॉरेन पार्टी का कोई स्टैब वुंड है, फायर आर्म है, कोई भी इंजरी है, ट्रॉमा है, कोई पड़ी हुई है कोई चीज़ अंदर एक्सेप्शनल है, तो वो हमारी इंजरी में आएगी। ठीक है, उससे हम देखेंगे। ई से कुछ चीज़ें आप छोड़ते जा रहे हैं, जैसे आगे जाएंगे यार, ई से हम फ्यूजन भी देखते हैं, फ्यूजन जो एफसीमा देखते हैं, सॉरी फ्यूजन भी देख लिया। एफसीमा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द एयर इन सबकट टिश्यूज, जो हमारे सबकटेनियस टिश्यूज होते हैं ना, यहाँ पे ये देखो, ये हमारे मसल फैट स्किन में अंदर ये नॉर्मल है, यहाँ पे भी ब्लैक एयर नज़र आ रही है? नहीं आ रही। एयर जो होती है वो ब्लैक नज़र आती होती है, ये टिश्यू जो इसकी है, ये देख यहाँ पे एयर नज़र आनी शुरू होती है सारी, ये वाले जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे आ जाएंगी, इसको कहेंगे एम्फीसीमा डेवलप हो गया। ये मोस्टली जो होता है ना ट्रॉमेटिक सर्जिकल या हमारा पोस्ट चेस्ट ट्यूब इंटूबेशन के बाद जो है ना, हम चेस्ट ट्यूब अगर डाल रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे सर्जिकल एम्फीसीमा होता है, तो वो भी हमें इस एक्सरे में ही नजर आएगा। इस एक एक्सरे में हम बहुत कुछ देख सकते हैं। ठीक है, हमारी ABC जो है ना वो उल्टी हो रही है, उस वजह से जो है ना हमारी तरतीब जो है वो ख़राब हो रही है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? कहाँ पहुँच गए? आई तक चले गए। आई के बाद क्या आता है? जे से क्या होता है? अगर एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना प्रॉक्सिमल घट की, ठीक है, तो जुजनम हमें यहाँ पे उसका नज़र आएगा, जो बाउल है, एयर का जो लूप है, जुजनम का लूप है, वो हमें नज़र आएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसमें हमें 3 चीज़ें होती हैं जो गैस्ट्रिक एब्डोमिनल, वो जो हम एब्डोमिनल एक्सरे पढ़ाएंगे ना आपको, उसमें बताएंगे कि अगर आइलियम का लूप आएगा वो कैसा होता है, वो करेक्टरलेस स्ट्रेट पाइप होता है, और जो जुजनम का होता है उसके अंदर जो होती है वो होते हैं कॉइल लाइक जो स्ट्रक्चर्स कंप्लीट रिंग्स होते हैं, वो जुजनम का लूप होता है। और हॉस्टेशन होती है चेस्ट एक्सरे में नहीं, वो जब एब्डोमिनल एक्सरे हम पढ़ाएंगे ना उसमें बताएंगे, लेकिन चेस्ट एक्सरे में जुजनम का मोस्टली लूप आपको नजर आ जाता है। अगर स्ट्रक्चर हो ना तो यहाँ ये देखें मिड ऑफ एब्डोमेन तक अपर एब्डोमेन में आती है, तो सारी आ गई है इसमें, तो वो यहाँ पे लूप पड़ा हुआ नजर आता है, जुजनम का उससे नजर आ सकते हैं। ठीक है, केक से क्या होगा? केक करली बी लाइन का नाम सुना? क्या होती है? हाँ, करली बी लाइन्स होती हैं, लाइन्स के अंदर वो आपको नजर आएगी। किस में होती है वो? पल्मोनरी एडीमा, पल्मोनरी राइट हार्ट फेलियर में होती है। ठीक है, करली बी लाइन उसको कहते हैं। के के बाद क्या आता है? मेरी ABC काफी कम है, सही पहुंच गए। अच्छा, एल से क्या होगा? लिम्फ नोड। ठीक है, हम हाइलम के लिम्फ नोड जो है ना ये वाले, ये प्रोमिनेंट हो जाएंगे, इससे देख सकते हैं लिम्फ नोड, अच्छा लिम्फ नोड में यहाँ पे इसके कोई चीज़ है। मोस्टली ये जो हम लीवर के अगर देखेंगे तो यहाँ पे अपने लिम्फ नोड प्रोमिनेंट नजर आएंगे इन केस ऑफ अगर लंग्स का कैंसर है, तो वो गेट्स अगर कोई आए हुए हैं तो वो भी हमें सारे इसमें नजर आ जाएंगे। उसके बाद एम से हमारे मेटास्टेसिस है, मेसोथेलियोमा है। ठीक है, नेट्स अगर आ रहे हैं तो वो भी हमें सारे इसमें नजर आएंगे। मेसोथेलियोमा है, मेसोथेलियोमा क्या होता है? ग्लास लाइक अपीयरेंस होती है, कैसे भी होती है मेसोथेलियोमा, एक वो हमारी एस्बेस्टोसिस में होती है ये, ठीक है, उसमें होती है, वो भी हमें इसमें चेस्ट एक्सरे में ही पता चलता है। एम, उसके बाद क्या है? एन में भी हमारी नोडल्स जो होती है अपीयरेंस हो जाती है, किसी भी नेट्स में अगर आ रहे हो तो उसमें भी नोड्स, डिफरेंट नोड्स जो है ना वो हमें नज़र आ सकते हैं। एम एन ओ, बेसिकली एम एन ओ ये नेट्स से ही रिलेटेड है। ओ कैनल बॉयल जो कैनल बॉल होती है, स्मॉल लाइक कार्सिनोमा,
एसिडी होती है कि उस कैपेसिटी भी, लेकिन उसमें कैनन बॉल होती है, वो ओ की तरह होती है, बिल्कुल ऐसे ओ बना होता है, कैनन बॉल होती है। वो डायग्नोस्टिक फीचर है कैनन बॉल। अगर आपको चेस्ट एक्सरे में नजर आएगी वो सिर्फ आप किस में देख सकते हैं कि अगर चेस्ट एक्सरे में टिपिकल कैनन बॉल बनी हुई है तो यू कैन से दिस इज अ सीए ऑफ द लंग। आप उसको डायग्नोसिस, क्योंकि हमारे लेवल पे यही है। अगर हम रेडियोलॉजी की बात करें वो तो उसमें फर्दर फिर हम HRCT में जाएंगे और उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे और बाकी सारी चीज़ें उसकी करवाएंगे। लेकिन इनिशियली एटलीस्ट ये है कि हाउस जॉब के बाद आप जब जाए तो करीब में आपको एक एक्सरे देके इतना पता चल जाए कि ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, और अबनॉर्मल है तो किस तरह की चीज़ अबनॉर्मलिटी है, इसको किसकी तरफ रेफर है। आया कि ये एम्फीसीमा है, मैंने इसको सर्जिकल इमरजेंसी में भेजना है, या मैंने इसको प्लूरल फीवर है, एम्पाइमा है, एयर फ्लूइड लेवल है, पस है, हिमोथोरैक्स है, तो मैंने इसको सर्जन के पास चेस्ट ट्यूब के लिए भेजना है, या कोई लंग्स की इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है तो वो मैंने इसको प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास भेजना है। इतना डिफरेंशिएट एटलीस्ट होना ज़रूरी है। पी में क्या होगा? निमोनिक पैच, कोई भी निमोनिया है, निमोनिक पैच हमें आपको नजर आ जाएंगे। निमोनिया के पैच जो होते हैं वो मोस्टली कहाँ पे होते हैं? लोअर जोन के अंदर। निमोनिया या मिड जोन के अंदर मोस्ट कॉमनली होते हैं वो निमोनिया के पैच नजर आ जाते हैं। ठीक है, बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और बी के बाद क्या है? क्यू मुझे खुद नहीं पता क्या था, क्वारी डाल दो, क्यू से क्वारी लिख दो, कोई भी ऐसी नॉर्मल चीज़ जिससे आपको नहीं समझ आ रही। फॉर एग्जाम्पल ये जो लंग्स फील्ड की जिस तरह हमने पहले बात की थी, अगर यहाँ पे वो हो जाएगा ना, एम्फीसीमा डेवलप हो जाएगा, या सॉरी निमोथोरैक्स डेवलप हो जाएगा, निमोथोरैक्स की वजह से ये जो लंग है ना हमारा, ये कोलैप्स कर देगा। तो हमें अब तो लंग की फील्ड नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये एज के अंदर अब पूरी फिट हो चुकी है, लेकिन उसमें टिपिकली ना जिस तरह ये लाइन आ रही है स्कैपुलर की, इस तरह ऐसे सीधी लाइन एक लंग फील्ड की आती है। ये सारा खाली होता है ब्लैक, और यहाँ पे लंग की फील्ड नजर आती है, उसमें लंग जो आपका कोलैप्स हुआ होता है। यहाँ जब फाइब्रोसिस हो चुकी होती है, ऐसे में फाइब्रोसिस होगी तो भी लंग फील्ड जो है ना वो कम हो जाएगी, तो साइडों में ये वाली स्पेस आपको ज़्यादा नजर आएगी, क्योंकि हमारी केज जो है वो तो कंडेंस नहीं होगी ना, वो तो वहीं पे रहेगी। लेकिन अगर फाइब्रोसिस हो जाए, कोई ऐसी डिजीज़ हो जाए, या फिर हमारे लंग्स में वो कोलैप्स हो जाए बिकॉज ऑफ द निमोथोरैक्स, तो वो आपको नज़र आएंगे छोटे, क्योंकि वो एक्सपैंड नहीं कर पाता। इस वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, लिपिडिया हो रहा है, तो वो फिर आप जब उसको ट्रीटमेंट करेंगे तो वो लंग एक्सपैंड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, PQR से क्या होगा? रिब्स वो देख लिया हमने पहले, रिब्स में है, अंदर रिब्स के कोई भी आप चीज़ देखेंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिब्स के फ्रैक्चर्स के साथ साथ रिब्स मेटास्टेसिस में होते हैं। जो हमारे पास एक पेशेंट 5 नंबर बेड में पड़ा हुआ है जिसको CM वो है पैंक्रियास का है, और पीछे बेड्स उसके सारे रिब्स में गए हुए बैक साइड पे, अगर आपने वो देखा हो तो। और आर के बाद एस से क्या होगा? सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या होता है? सिलिका में जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है ना, उसमें हम जब पढ़ेंगे ना तो वो सिलिका की वजह से उसमें भी ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आती है, वो भी आपको उसमें नज़र आ सकती है। ये डिटेल चलिए। इसके बाद क्या है? टी से क्या होगा? मोस्ट कॉमन डिजीज होगा चेस्ट, टीबी, ट्यूमर और टीबी का पैच होगा जो कि अपर जोन पे होता है, अपर लोब पे होता है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। निमोनिया के मोस्टली यहाँ पे होते हैं, टीबी के मोस्टली यहाँ पे होते हैं, जहाँ पे एयर फ्री जोन ऊपर वाला जहाँ होता है, क्योंकि ये एरोबिक होते हैं, जहाँ पे एयर ज़्यादा होती है वहाँ पे ये ज़्यादा स्टे करते हैं, जो टीबी के पैच होते हैं मोस्टली ये यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इधर भी सकते हैं लेकिन मोस्टली यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, टी के बाद UVWX मैंने पहले अपना ऐसा मुझे उतना था। ठीक है, ठीक है, आप समझ आ गई। वाई दैट क्यों ये है कि आपने इसके बाद क्या करना है उसका। ठीक है, आपका क्या प्लान है? फर्दर आपने इन्वेस्टिगेट करना है, इमीडिएट आपने ट्रीटमेंट करनी है, या फिर आपने इसको रेफर करना है? इसके अंदर कोई नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है, ये एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है। ये जो आपको नज़र आ रही है ये इसके नॉर्मल हाइलर है। ठीक है, हाइलर लिम्फ नोड है, तो नॉर्मल हाइलर लिम्फ नोड है, नॉर्मल है, चेस्ट एक्सरे में ये नॉर्मल है। और ये इसका ट्रैकिया भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी
ये कर्व थोड़ी सी इधर चली गई, इसलिए लग रहा है कि थोड़ा सा ये इस तरफ है, लेकिन है नहीं। और ये भी बिल्कुल शिफ्ट नहीं है, नॉर्मल एडमिट में है कहते भी, और ये दोनों नॉर्मल एडमिट करते हैं। क्लिनिकल भी इसको बिल्कुल ठीक है। देखिए नॉर्मल क्लिनिकल की एक्रोमियर के साथ जॉइंट होता है वो जॉइंट नहीं है, तो जॉइंट इसके नॉर्मल है। तो हमें लगता है जब एक्सीडेंट के साथ हमारे पास पेशेंट आता है या फ्री शोल्डर के साथ आता है, हमें लगता है शायद ये देखो ये जॉइंट डिस्प्लेस हुआ है, तो शायद ये इसकी वजह से। नॉर्मल एक्सरे जब देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि नॉर्मल एक्सरे कैसे होता है। तो ये नॉर्मल जब भी देखेंगे तो बोर्ड को ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। समझ आ गई? तो थोड़ा बहुत पता चला कि तो फायदा हुआ इससे, आइंदा कुछ थोड़ा बहुत एक्सरे का पता चल जाएगा। एनी क्वेश्चन? उसमें यही डिफरेंस होगा कि उसकी हिस्ट्री नहीं होगी। अगर तो पेशेंट प्रेजेंट किया आपके साथ विद प्रॉब्लम, ठीक है, विद हिस्ट्री ऑफ RTA, विद फाइट, विद कंटिन्यूअस ब्लड लगा और फायरामिजी या स्टैफोलॉजी, तो वो भी जो फ्लूइड आपको नजर आएगा वो हिमोथ्रेक्स होगा, वो प्लूरल फीजर नहीं होगा। पेशेंट है क्रॉनिक है, डिजीज चल रही है, TB का है, निमोनिया का है, कोई लंग कैंसर है, कोई प्लूरल फ्यूजन है या लैप्रोटमी हुई है उसको, तो वो जो फ्लूइड आपको नजर आएगा वो सारा प्लूरल फ्यूजन होगा। इसकी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन इनिशियली आप इतना उसको नहीं कर सकते। अगर आपकी फील्ड वो है ना कैपेसिटी, अगर उसको एम्पाइमा हो गया है, ठीक है, पस भी है साथ में TB की वजह से और फ्यूजन भी है और हिमोथ्रेक्स, वो भी तकरीबन सेम नजर आते हैं आपको। लेकिन ये हो सकता है कि अगर ट्रॉमा के साथ है तो आपको ट्रॉमा में और सही नजर आती है। हाँ, वो जो आप बात कर रहे हैं वो एयर फ्लूइड लेवल होता है, वो एम्पाइमा में होता है। जिस तरह कप के अंदर चाय होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है और ऊपर ऐसे कर्व जो होती है, वो ब्लैक आपको शेडो नजर आता है, एयर फ्लूइड लाइन इसको कहते हैं। वो टिपिकल साइन होता है एम्पाइमा का, बस होती है, ठीक है। और कार्डियोवैस्कुलर वो मैंने आपको बताया, अगर इसका शेडो मोर देन 2/3 ऑफ द बायलैटरल कोस्टोपेडिक एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको तब जाके लेबल करेंगे दिस इज अ कार्डियोवैस्कुलर। अच्छा, अगर आप बात कर रहे हो तो बोटल शेप ऑफ द हार्ट और शेप वो बात कर रहे हैं, हाँ वो होती है उसमें COPD के अंदर। अगर COPD हो गया तो कार्डियक बोटल शेप लॉन्ग शेप ऑफ द हार्ट हो जाती है, ठीक है, और उसमें वो क्रॉनिक COPD के अंदर अस्थमा के पेशेंट के अंदर हो गए। अच्छा, अस्थमा आप कब लेबल करोगे? एक्सरे की बेस पे कब लेबल करोगे कि इसको अस्थमैटिक लंग है, आप इन्फ्लेटेड लंग है। वाइडनिंग होगी कुछ लोगों के लंग वाइडनिंग, कैसे आप डिफाइन करोगे दिस इज द वाइडनिंग? इज देयर एनी लैंडमार्क? हाउ विल यू से दिस इज द वाइडनिंग और नॉट? जो हाइपरइन्फ्लेटेड लंग्स होती है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होती है, एक रिस्ट्रिक्टिव डिजीज होती है। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में ये होता है कि एयर अंदर जा ही नहीं रही, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में ये होता है कि बाहर नहीं आ रही अंदर जा रही है, उसमें हाइपरइन्फ्लेटेड लंग्स हो जाते हैं। तो उसमें जो रिब्स आपकी ये काउंट करते हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 ये 7 मैक्सिमम। मोर देन 9 जो अगर रिब्स आ जाएंगी ना उसके अंदर COPD और अस्थमा के अंदर, तो वो हाइपरइन्फ्लेटेड लंग्स होंगे। उसमें आप कह सकते हैं कि दिस इज अ हाइपरइन्फ्लेटेड लंग, ठीक है। और भी सवाल?